नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा कि जब एक मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले किसी आरोपी को बुलाने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत अनिवार्य जांच कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को केवल उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निजी शिकायत में आरोप, क्योंकि इसे प्रतिशोध के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बजाय मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता या गवाह के शपथ पर बयान और दस्तावेजी सबूत दर्ज करने के बाद गहन जांच करनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह प्रक्रिया जारी होने से पहले प्रथम दृष्टया ये पता लगाए कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला बनाया गया है, ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे बढ़ाए जाने वाले किसी भी तुच्छ या परेशान करने वाले दावे से बचा जा सके। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिशोध को कभी भी न्याय प्रणाली का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा, न्याय की महिमा की पुष्टि और समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपराधिक न्याय का प्राथमिक उद्देश्य होने के नाते इसके दायरे में व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं लाएगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने एक पुराने संदर्भ का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया, क्योंकि 2009 और 2010 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशों द्वारा अलग अलग विचार रखे गए थे। इसमें मुद्दा ये था कि क्या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले किसी आरोपी को बुलाने से पहले सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत जांच अनिवार्य है, खासकर जब आरोपी किसी दूसरे शहर या राज्य में रह रहा हो। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने एनआई अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई शीर्षक वाली स्वत संज्ञान याचिका में निर्णायक रूप से सुलझाया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए जांच करना अनिवार्य है। 2020 की रिट याचिका संख्या 2 AIR 2021, सुप्रीम कोर्ट 1957, धारा 201(1) और 201(2) के तहत उपखंड 2006 में एक संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। हमारे विचार में बड़ी बेंच को संदर्भित प्रश्न का उत्तर शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, और इसलिए हम संदर्भ का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि सीआरपीसी के अध्याय 15 के मद्देनजर मजिस्ट्रेट स्वयं धारा के तहत जांच कर सकता है। संहिता की धारा 202 या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सीधी जांच। हम ये भी जोड़ सकते हैं कि आकस्मिक स्थिति में जब वह विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच करने का निर्णय लेता है, तो जांच का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाना होना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि मजिस्ट्रेट न केवल शिकायत में दिए गए कथनों पर भरोसा करेगा, क्योंकि इसमें कई बार निराधार आरोप भी हो सकते हैं, जिसके लिए प्रक्रिया जारी करने से पहले इसकी सत्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अनाज से भूसी को अलग किया जा सके। उद्धरण चिन्ह। पीठ ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को समन जारी करना महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक गंभीर मामला है। संहिता में संशोधन के लिए आवश्यक है कि एक मजिस्ट्रेट शिकायत में आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह निर्धारित करने के लिए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों पर विचार करे कि क्या शिकायतकर्ता के पास आरोपी के खिलाफ आरोप स्थापित करने में सफल होने के लिए पर्याप्त सबूत है, जो समन जारी करने को उचित ठहराएगा। केस का शीर्षक बंसीलाल एस काबरा बनाम ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड एवं अन्य। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप संपन्न हुआ।
उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय रामपाल जी गर्ग व स्वर्गीय श्रीमती अनोप देवी गर्ग एवं स्वर्गीय लान श्री रतन लाल जी गर्ग की पुण्य स्मृति में गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित शिविर में 29 से 31 जनवरी को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 164 मरीजों की जांच कर चश्मे के नंबर निकाले तथा स्वर्गीय श्री दीनबंधु मुंदड़ा की स्मृति में मुंदड़ा परिवार के सदस्य श्रीमती मधु मुंदड़ा, राम लक्ष्मण एवं लान भागचंद मुंदड़ा द्वारा आयोजित शिविर के 102 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की। फॉलो अप शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती, सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, अनिल बंसल, भरत महेश्वरी, राकेश जैन, डॉक्टर भाग्यश्री जैन ने गणेश जी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब के अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि फॉलो अप शिविर में जगदीश फतेहपुरिया, लान विनय पांड्या, कंपाउंडर प्रकाश महावर, प्रदीप शर्मा, प्रवीण कुमार, लोकेश शर्मा तथा देवराज गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन होने और सभी को नेत्र ज्योति प्राप्त होने की खुशी जाहिर की व भामाशाह लान दिनेश गर्ग एवं श्रीमती मधु मुंदड़ा को बधाई दी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस की प्लेटिनियम जुबली के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रविवार 18 फरवरी को सुबह 8:30 बजे किया गया। श्रीमती संगीता शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर, श्री रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा के नाम से मशहूर नृोद्यान वाले रियासतों के एक समूह को राजपुताना के रूप में भौगोलिक अभिव्यक्ति दी गई। 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले के ये 20 राजपुताना राज्य राजवंशीय थे और शासक राज्यों में सभी कार्यकारी विधायी और न्यायिक प्राधिकरण के प्रमुख थे। जैसे ही देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी मिली, रियासतों को एक एक करके बड़ी इकाइयां बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। राजस्थान राज्य का गठन 17 मार्च 1948 और 25 जनवरी 1950 की अवधि के दौरान 19 रियासतों का एकीकरण हुआ। राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में किया गया। उस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा कमोबेश ब्रिटिश शैली की प्रशासनिक शैली के अग्रणी राज्य थे। उनके पास अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली के साथ अपने स्वयं के उच्च न्यायालय थे। नए राज्य के उद्घाटन से पहले पेप्सो सरकार तत्कालीन मुख्य सचिव श्री BR पटेली, स्वास्थ्य सेवा निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल TC पुरी और CPWD अधीक्षण अभियंता श्री SP सिन्हा की एक समिति का गठन किया गया था। राजधानी के स्थान और उच्च न्यायालय की सीट से संबंधित मुद्दे समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि जयपुर को नए राज्य की राजधानी बनाया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित होना चाहिए। नवनिर्मित राज्य में 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में एक पीठ के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते और अलवर मत्स्य राज्य की राजधानी होने के नाते में 20 न्यायाधीशों की कुल क्षमता के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 में इन विभिन्न क्षेत्राधिकारों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। धारा 1 की उपधारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के राजप्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के उद्घाटन की तारीख 29 अगस्त 1949 तय की गई। जोधपुर उसी दिन राजप्रमुख ने अध्यादेश की धारा 10 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि अगले आदेश तक राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय भी एक साथ जयपुर में बैठक उत्पन्न होने वाले कार्यों का निपटारा करेगा। दौड़ प्रतियोगिता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा समस्त प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर टी-शर्ट का वितरण किया गया। दौड़ प्रतियोगिता निर्धारित रूट चार्ट अनुसार दैनिक भास्कर कार्यालय से भैरूवाड़ा चौराहा तक आयोजित की गई, जिसमें कई प्रतिभागी अंतिम स्थान तक दौड़कर पहुंचने में सफल हुए। वहीं अन्य प्रतिभागियों द्वारा भी क्षमता अनुसार दौड़ संपन्न की गई। दौड़ प्रतियोगिता के दौरान समस्त प्रतिभागियों हेतु अल्पाहार व जलपान की व्यवस्था की गई। उक्त दौड़ प्रतियोगिता में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, PLV व उनके परिवारजनों ने भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में कुल 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर अभय सिंह राजावत पुत्र श्री गुलाब सिंह राजावत, उपाध्यक्ष बार संघ। द्वितीय स्थान धीरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री चंद्रभान सिंह राठौड़, अध्यक्ष बार संघ। तृतीय स्थान हर्ष भानोतिया पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट। चतुर्थ स्थान सचिन मीना, कोर्ट स्टाफ विजित रहे।
श्री बन्ना लाल जाट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट, श्री राजेंद्र बंशीवाल न्यायाधीश SC/ST कोर्ट सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण व न्यायालय कर्मचारीगण ने भी भाग लिया। शाहपुरा जिले के धनोप गांव में ऊंचे पहाड़ों पर मां भगवती का चमत्कारी मंदिर बना हुआ है। श्रद्धालु मां के दर्शन के साथ साथ वहीं मध्य रास्ते में विराजित भैरू जी के दर्शन भी करते हैं। जिस प्रकार वैष्णो देवी के मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने जाते समय भैरू जी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में भी मां के दर्शन के बाद भैरू जी के दर्शन किए जाने की परंपरा चली आ रही है। इस देवी मां के दर्शन यूं तो रोजाना ही खुले रहते हैं, लेकिन रविवार को यहां भक्तों की ज्यादा भीड़ लगती है। माता के परम भक्त व समाजसेवी रामदेव मूड ने बताया कि जनश्रुति है कि 90 फीट ऊंचे और 100 फीट चौड़े वर्गाकार टीले से रेत हटाते ही मां भगवती अपनी 7 बहनों के साथ प्रकट हुई, जिनमें श्री अष्टभुजा जी, अन्नपूर्णा जी, चामुंडा जी, महिषासुर मर्दनी व श्री कालका जी हैं। इन 5 मूर्तियों के दर्शन श्रृंगार होने पर होते हैं। मंदिर की प्राचीनता के बारे में उन्होंने बताया कि धनोप माता मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी पुराना है। इस मंदिर में विक्रम संवत 912 का शिलालेख भी, जिससे मंदिर के ऐतिहासिक होने की पुष्टि होती है। एक ऊंचे टीले पर बना मंदिर बेहद प्राचीन संरचना है। शीतला माता का मंदिर भीलवाड़ा जिले के धनोप गांव में स्थित है, जिसकी वजह से इस मंदिर को धनोप माता मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में धनोप एक समृद्ध नगर था, जिसमें कई सुंदर मंदिर, भवन, बावड़ियां, कुंड बने थे। इस नगर में दोनों तरफ मानसी और खारी नदी बहती थी, जो आज भी यहां मौजूद है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था देखने को मिलती है। भीलवाड़ा, शाहपुरा व अजमेर जिले सहित आसपास के छोटे मोटे 50 गांवों के ग्रामीण भी अपनी श्रद्धा भावना लेकर यहां आते हैं तथा सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याओं को मां के दरबार में रखते हुए अपनी मन्नत मांगकर चले जाते हैं, जो पूरी होने पर श्रद्धानुसार भोग, प्रसाद, माला चढ़ाकर जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर आने वाला भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माता के भक्त बलापुरा के सत्यनारायण जाट ने बताया कि जो भी श्रद्धालु यहां मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। कई श्रद्धालु रविवार को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी करते हैं तथा शनिवार शाम को जागरण या सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन करवाते हैं। मंदिर के चारों ओर गांव के सुंदर दृश्य नजर आते हैं, मानो किसी हिल स्टेशन पर जाकर किसी मंदिर के दर्शन कर रहे हो। मंदिर के परिसर में भोजन इत्यादि सत्संग करने के लिए लगभग सभी समाज के भक्तजनों की धर्मशाला बनी हुई है। रविवार को मां के दरबार में माता के परम भक्त रूपपुरा निवासी समाजसेवी रामदेव जी मोडीवाल के परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। मां के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें मोडीवाल परिवार द्वारा सैकड़ों भक्तों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाया गया। इस मौके मां के अनन्य भक्त रामदेव मोडीवाल ने बताया कि बचपन से ही इस मां के दरबार में दर्शन करते हुए घर परिवार व गांव की खुशहाली की दुआ करते आ रहे हैं। सच्चे भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत यहां से अवश्य पूरी होती है। उन्होंने बताया कि मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिदिन मां की सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है तथा रविवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हुए पूरे मां के भक्तों के परिवार की सुख, शांति व समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है तथा देश में अमन, चैन व खुशहाली बनी रहे, उसके लिए आराधना की जाती है। आज भी कई श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर प्रसाद का भोग लगाया। भोजन प्रसादी के इस कार्यक्रम में समाज सेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा व उनकी धर्मपत्नी व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी के पहुंचने पर मोडीवाल परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत किया गया।